हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और उसमें हम पूरे कर रहे हैं 40 क्वेश्चन। आज हम 40 क्वेश्चन में से 17वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं और हमारा 17 क्वेश्चन होने वाला है इंडियन फॉरेन पॉलिसी या भारतीय विदेश नीति। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये विदेश नीति या ये फॉरेन पॉलिसी जो है लेकर कौन आया, इसे इंट्रोड्यूस किसने करवाया या भारत को इसका द्वारा परिचय किसके द्वारा करवाया गया। ये लेकर आने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे और हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया गया। इन्हीं को हमारे देश का पहला फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था। कारण इन्हीं को क्यों फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, अब इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने एनएएम शुरू किया था। अब आप पूछोगे मैडम एनएएम क्या होता है। एनएएम मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या था ये? गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, वैसे तो हमें इसे पूरा नहीं करना है क्योंकि ये हमारी वर्ड पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर है जो कट हो चुका है, उसमें बताया गया है। सो हमें इसे नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसके फाउंडर कौन थे। तो हम सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ही कंप्लीट करते हैं। ये जो मूवमेंट था, ये जो आप ये समझ लो कि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, इसे 5 लोगों ने शुरू किया, इवन 5 कंट्रीज ने शुरू किया। अब वो 5 कंट्रीज ही कौन सी थी? वो 5 कंट्रीज हम अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज को शामिल करेंगे। इसमें किसको शामिल करेंगे? अफ्रीका और एशिया की कंट्री को। क्यों करेंगे? क्योंकि 1949 के अंदर एक एफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या हुआ था 1949 के अंदर? इसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है, एक सिंगल फैक्ट है, आप इसे याद रखें। 1949 एफ्रो एशियन यूनिटी या एफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक भारतीय और एशियाई और अफ्रीकन सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के अंदर डिसाइड किया गया कि ऐसा कोई मूवमेंट होना चाहिए, या उस मूवमेंट के अंदर आप ये समझे कि उस मूवमेंट के अंदर अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज ने कोलैब किया था, साथ में मिलकर बातचीत की थी एक ऐसे मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब हम पहले ये डिसाइड करते हैं या पहले ये कंप्लीट करते हैं कि वो 5 कंट्रीज कौन से थे और उन 5 कंट्रीज से लीडर्स कौन से थे। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे साथ साथ नोट करें कि ये 5 कंट्रीज कौन सी थी, फिर हम उनके आगे इनके नाम भी लिखेंगे। सबसे पहले हम अपने भारत का नाम लिखेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इंडोनेशिया की। किसकी? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया। यूगोस्लाविया, एक अफ्रीकन कंट्री है, यूगोस्लाविया। मिस्र या इजिप्ट, मिस्र या इजिप्ट। और उसके बाद 5वां कंट्री आता है घाना। 5वां कंट्री आता है घाना। इन 5 कंट्रीज ने मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। हम इनके लीडर्स की बात भी करते हैं, हालांकि पेपर में इनके लीडर्स तक बात नहीं जाएगी, लेकिन बाई चांस हमें लिखना पड़ जाए इसे 4 नंबर में, तो हमारे पास मैटर होना चाहिए ना, उस हिसाब से हम इनके लीडर्स पर भी नजर मार लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिया की तरफ से हम जानते हैं ऑलवेज जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम बात करेंगे इंडोनेशिया के थे सुकर्णो। इंडोनेशिया से कौन थे? सुकर्णो। इंडोनेशिया से थे सुकर्णो। उसके बाद यूगोस्लाविया से आते हैं जोसेफ ब्रोज टीटो। जोसेफ ब्रोज टीटो, जोसेफ ब्रोज टीटो, या इन्हें सिर्फ टीटो भी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंट्री है मिस्र। मिस्र से थे गमाल अब्दुल नासिर। गमाल अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर। और फिर बचता है घाना, यहां से थे वामे एनक्रूमा। वामे एनक्रूमा, वामे एनक्रूमा। अब इन 5 कंट्रीज ने या फिर इन 5 लीडर्स ने मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। और हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को विदेश नीति में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन था, हमारी फॉरेन पॉलिसी का मार्गदर्शक बना था। हमारी फॉरेन पॉलिसी का मार्गदर्शक सिद्धांत था, यानी कि यहाँ से हमने फॉरेन पॉलिसी ली है, इसी से हमारी फॉरेन पॉलिसी शुरू होती है, यहाँ से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है क्रिएट होती है, बनती है, शुरू होती है। ठीक है, अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। हमारी बुक के अंदर ये दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, 1949 के अंदर एक एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होती है। उसके बाद इसके जो कॉन्फ्रेंस है वो शुरू होती है 1955 बांडुंग कॉन्फ्रेंस। कौन सी? बांडुंग कॉन्फ्रेंस, बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया में। बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया में।
कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि अब पॉलिटिक्स के अंदर वर्ड मैप आने लगे हैं और हम रिस्क ले नहीं सकते हैं, तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया में। पहली मीटिंग, ऐसी मीटिंग जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि हम एनएएम जैसा एक मूवमेंट शुरू करेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष जैसा एक आंदोलन शुरू करेंगे। उसके बाद इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के शुरू होने के बाद या गुट निरपेक्ष ग्रुप बनने के बाद जो ऑफिशियल मीट होता है, पहली मीटिंग जिसे हम कहते हैं फर्स्ट मीटिंग, या इनकी जो पहली मीटिंग थी वो हुई थी बेलग्रेड में। कहां पर हुई थी? बेलग्रेड में। बेलग्रेड है सर्बिया में। बेलग्रेड कहाँ है? सर्बिया में। बेलग्रेड में और बेलग्रेड है सर्बिया में। ये मीटिंग हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 के अंदर, 1961 के अंदर बेलग्रेड सर्बिया के अंदर नॉन अलाइनमेंट की या गुट निरपेक्ष की पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग कंप्लीट होती है। यहाँ पर जाकर हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन या एनएएम जो है वो कंप्लीट होता है। इसके कुछ फैक्ट्स, इसके कुछ थ्योरीज भी है। मतलब इन पांचों कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड क्या किया? इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक दूसरे कंट्री पर आक्रमण नहीं करेंगे, पीसफुल, एक दूसरे के साथ पीसफुल रिलेशन शेयर करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, अगर कोई ट्रीटी, अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसे पीसफुली निभाएंगे, बाई चांस कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है तो उसे नेगोशिएशन सॉर्ट आउट करेंगे, उसे बातचीत के जरिए निपटाएंगे, वायलेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी बातें इन लोगों ने मिलकर आपस में डिसाइड की और इसी को हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। ठीक है, अब हम ऑफिशियली अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये फॉरेन पॉलिसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर लिखी हुई है? भारत के संविधान में इसका वर्णन कहां किया गया है? भारत के संविधान में विदेश नीति का वर्णन डीपीएसपी में किया गया है। कहां है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऐसे राइट्स हैं ये जो हमें स्टेट प्रोवाइड करवाता है, ऐसे अधिकार हैं ये जो हमें राज्य उपलब्ध करवाता है, राज्य हमें ये अधिकार देता है। इस डीपीएसपी में आर्टिकल 51, कौन सा आर्टिकल? 51। आर्टिकल 51 में इंडियन फॉरेन पॉलिसी का वर्णन किया गया है, भारतीय विदेश नीति की चर्चा की गई है। इसमें कुछ रूल्स भी लिखे गए हैं। जो मैंने एनएएम के रूल्स बताए थे वही सेम रूल्स हमारी फॉरेन पॉलिसी के भी हैं। हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने, और हाँ, ये जो मैं आपको थ्योरीज या सिद्धांत बता रही हूँ यही सिद्धांत पंचशील के भी हैं, और पंचशील एग्रीमेंट भी हमारा मोटिवेशन है इस फॉरेन पॉलिसी के लिए। पंचशील एग्रीमेंट भी हमारा मोटिवेशन है, जैसे नॉन अलाइनमेंट, जैसे पंचशील, ये एग्रीमेंट, ये मूवमेंट, ये हमारे मोटिवेशन है, मार्गदर्शक बने थे हमारी फॉरेन पॉलिसी के। और इन तीनों की थ्योरी बिल्कुल सेम है। हम कंट्रीज आपस में एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ पीसफुल रिलेशन शेयर करेंगे, सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, अगर कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी होती है तो उसे पीसफुली निभाएंगे, वर्ल्ड लेवल पे कोई एग्रीमेंट होता है, कोई रूल्स या कोई रेगुलेशन बनते हैं तो उसे फॉलो करेंगे, और इसके अलावा हम अगर किसी भी बातचीत को, किसी भी संधि ट्रीटी को नेगोशिएशन से निपटाएंगे, कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो उसे बातचीत से निपटाएंगे। ये कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं, एक आध दिन में से याद आ जाए तो एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी इस फॉरेन पॉलिसी के टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या रखे थे। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने जब फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, विदेश नीति बनाई थी, तो उसके कुछ उद्देश्य, कुछ टारगेट, कुछ मोटो भी रखे होंगे। तो हम इसके कुछ लक्ष्यों की बात करते हैं, हम इसके कुछ लक्ष्य की बात करते हैं, कुछ उद्देश्य, कुछ टारगेट्स की बात करते हैं। सबसे पहला टारगेट डिसाइड किया गया था इंटीग्रिटी का। सबसे पहला टारगेट डिसाइड किया था इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी इन द सेंस अखंडता, अखंडता या एकता भी कह सकते हैं, अखंडता या इसे एकता भी कह सकते हैं, अखंडता या एकता। यानी कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमारे देश का जो इंडिया का जो बाउंड्री है, इंडिया जो कंट्री है, वो आपस में यूनाइट रहेंगे, अखंड रहेंगे, इन्हें अब तोड़ा नहीं जा सकता है। जितना विखंडन होना था, विभाजन होना था, हो चुका है। इसके बाद इंडिया के अंदर कभी कोई डिसइंटीग्रेशन, कभी कोई विखंडन नहीं होगा। मतलब हमें यूनिटी बनाए रखनी है, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी इंटीग्रिटी या यूनिटी बना के रखनी है। ये हमारा पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट हमारा था सोवरेनिटी, सोवरेनिटी या संप्रभुता का, सोवरेनिटी या संप्रभुता का, सोवरेनिटी या संप्रभुता। अब ये सोवरेनिटी या संप्रभुता क्या है? इसका मतलब है कि 1947 के बाद इंडिया जो है एक सोवरेन नेशन है, एक संप्रभु राष्ट्र है। इसके वर्ड में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, संप्रभु, यानी अब हम अपने मालिक, अपने प्रभु खुद हैं। हमें अपने फैसले या डिसीजन लेने के लिए किसी भी कंट्री से पूछना नहीं पड़ता। जैसे 47 से पहले हमें ब्रिटेन की परमिशन लगती थी, अब हमें किसी कंट्री की कोई परमिशन की या कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है सोवरेनिटी या संप्रभुता। इंडिया 47 के बाद सोवरेन कंट्री है और आगे भी अपनी सोवरेनिटी को कंटिन्यू रखेगा, बरकरार रखेगा। हम किसी कंट्री का रूल्स या रेगुलेशन नहीं मानेंगे।
तीसरे नंबर पर आता है रैपिड डेवलपमेंट। तीसरे नंबर पर आता है रैपिड डेवलपमेंट। रैपिड डेवलपमेंट या आप इसे तीव्र विकास भी कह सकते हो, तीव्र विकास, रैपिड डेवलपमेंट या फिर तीव्र विकास। अब इंडिया ने अपना या अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर हमने अपनी तीसरी बात ये डिसाइड की कि हम रैपिड डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि 47 में इंडिया जो पीछे था अदर कंट्रीज के मुकाबले, अब हम आगे हो जाएंगे। अब हम रैपिड डेवलपमेंट या तीव्र विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। ये 3 लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किए थे हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति इसी के जरिए चलती है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखने का, इंडिया जो एक वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? वसुधैव कुटुंबकम को। वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया जो है वो वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करता है, यानी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरी धरती जो है वो हमारा परिवार है, इस पॉलिसी को मानता है। सभी कंट्री एक फैमिलीज है, इस हिसाब से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाता है। आपको ये बात मैंडेटरी मेंशन करनी है, अपने एग्जाम के अंदर जरूर से लिखना है कि इंडिया जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी को फॉलो करता है। इसके अलावा पंचशील एग्रीमेंट का भी वर्णन करें। हम थोड़ा सा पंचशील एग्रीमेंट में वैसे करवा चुकी हूँ, मैंने एक पहले क्लास ली थी जिसमें मैंने सारे पांचों के पांचों एग्रीमेंट्स कराए थे। आप उस क्लास को जरूर देखें जिसमें आपको पंचशील एग्रीमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें ये बताना है कि पंचशील एग्रीमेंट, नॉन अलाइनमेंट और इसके अलावा ये वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के मार्गदर्शक बने हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो प्रणेता है या ये कह लो मोटिवेशन बने हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारी विदेश नीति या हमारी फॉरेन पॉलिसी कंप्लीट होती है। अब हम आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। अब जैसे हमने पहले इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात की थी, अब हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करेंगे। दोनों पॉलिसीज मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर लिए, लेकिन आपके लिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, उस हिसाब से आपको करना है। हम बात करते हैं इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी या भारतीय परमाणु नीति की बात करते हैं। हम बात करते हैं भारतीय परमाणु नीति की, न्यूक्लियर फॉरेन पॉलिसी। सबसे पहले इस न्यूक्लियर फॉरेन पॉलिसी के तहत हम ये समझेंगे कि इंडिया ने अब तक कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, कितने परमाणु परीक्षण कर लिए हैं। तो यहाँ मैंने बोर्ड पे सारे के सारे डेटा जो है वो नोट कर दिए हैं, हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं। इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट यानी प्रथम परमाणु परीक्षण जो है वो मई 1974 में किया था। कब किया था? मई 1974 में किया था। उसके बाद इस ऑपरेशन का ये जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसे क्या कहते हैं? इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, हिंदी में बात करें तो बुद्ध मुस्कुराए। क्या कहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए या ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है हमने पोखरण जैसलमेर में कंप्लीट किया। कहाँ किया? पोखरण जैसलमेर में के अंदर, क्योंकि राजस्थान की ये भूमि पोखरण एक ऐसी जगह है जो न्यूक्लियर टेस्ट को झेल सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, अब उस टाइम फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी, यानी पहला परमाणु परीक्षण इंडिया ने जो किया था उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इस प्रकार हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट या द्वितीय परमाणु परीक्षण जो था वो 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, और ये जो था ये भी हमने पोखरण खातोलाई जैसलमेर में किया था। तीनों जगह मतलब पोखरण खातोलाई जैसलमेर में ही है, तो हमने वहां पर ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था। फिर उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया ना, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट, ये बहुत खास था, दुनिया के लिए बहुत खास था, क्योंकि इसी साल 1998 में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया है। किसे? पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। और पाकिस्तान ने कहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया ये हमसे पूछा गया। पाकिस्तान ने चगाई हिल्स या चगाई पहाड़ी पर किया था। कहां पर किया था? चगाई पहाड़ी पर। चगाई पहाड़ी या चगाई हिल्स पर क्या किया था? अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट किया था। ये फैक्ट भी आपको अच्छे से याद रखना है, इसको भी आप नोट करें। ठीक है, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। मैं इरेज करती हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि हमारी जो इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी थी उसके प्रणेता कौन थे, उसके फाउंडर, उसके निर्देशक कौन थे। तो हमारी इस न्यूक्लियर पॉलिसी के जो निर्देशक थे वो थे होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, यानी कि सबसे पहले हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी या हमारा जो परमाणु केंद्र था वो न्यूक्लियर जो होमी जहांगीर भाभा थे उनके निर्देशन में बना था, और इन्हीं के जरिए हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी शुरू हुई थी। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। और हमने इनकी याद में भाभा एटॉमिक सेंटर भी बनाया हुआ है।
हमने इनकी याद में भाभा एटॉमिक सेंटर ट्राम्बे में बनाया हुआ है। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा ने हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी को शुरू किया था। अब हम बात करते हैं कि इस न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत हम दो बातें और पढ़ते हैं। एक हम एनपीटी को पढ़ेंगे और दूसरा हम सीटीबीटी को पढ़ेंगे। फुल फॉर्म आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखनी है। एनपीटी जो है वो 1968 में हुई थी। एनपीटी जो है वो 1968 में हुई थी। एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, इसे कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि या नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। अब ये जो ट्रीटी थी ये हमारे सामने रखी थी उन सुपर पावर्स ने, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। जैसे मैंने याद बताया है, आपको वैसे याद करना है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, इन 5 कंट्रीज ने हमारे सामने ये ट्रीटी रखी और कहा कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर ली है, लेकिन अब 67 के बाद में और कोई कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी। और हमने उस टाइम इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था। हमने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसके बाद ट्रीटी साइन की। ये ट्रीटी 1968 में हुई थी, 1970 में ये लागू हुई थी, इम्प्लीमेंटेशन में आई थी। हमने साइन नहीं किए 4 साल तक। उसके बाद हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया 74 में और फिर इस ट्रीटी को साइन किया हमने। ठीक है, बात करते हैं दूसरी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। यहां पर लिख रही हूं मैं, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इन दो संधि या इन दो ट्रीटीज को इंडिया ने साइन किया। एनपीटी, सीटीबीटी, फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी, अच्छे से इनकी फुल फॉर्म को याद करें, इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारी ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी, इस न्यूक्लियर पॉलिसी की स्पेशलिटी क्या है, इस न्यूक्लियर पॉलिसी की विशेषता क्या है, खास बात क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि भारतीय परमाणु नीति की विशेषताएं बताओ। तो हमारी सबसे जो बड़ी विशेषता है वो है नो फर्स्ट यूज। क्या है? नो फर्स्ट यूज, यानी कि इंडिया जो है इन न्यूक्लियर वेपन्स का प्रथम प्रयोग नहीं करेगा। इंडिया जो है वो इन न्यूक्लियर वेपन्स का प्रथम प्रयोग नहीं करेगा, पहले प्रयोग नहीं करेगा। हम पहले वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, हाँ बाद में जवाब जरूर देंगे, जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है और इसी पॉलिसी के थ्रू आज तक हम चलते आए हैं। हालांकि हमने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है, फिर भी हम इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं कि हम प्रथम प्रयोग नहीं करेंगे, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी या हमारी परमाणु नीति खत्म होती है। गाइस, आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन, या आप मान लें इसे एक ही क्वेश्चन मान के चलें, आज मैंने आपको 2 पॉलिसीज कंप्लीट कराई है। आज के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, आपको ये 2 पॉलिसी अच्छे से कंप्लीट करनी है। बाकी कल की क्लास में हम सिक्योरिटी और यूएनओ के बारे में बात करेंगे, उसे हम थोड़ा लंबी वीडियो करेंगे, उसमें थोड़ी ज्यादा बात करनी है हमें। ठीक है, इसलिए आज ये वीडियो मैं छोटा ही बनाऊंगी। अब हम आगे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और इन क्वेश्चन को रिवाइज करते चलें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन क्वेश्चन को लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।